नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 14 की। तो आई होप कि आपने लेक्चर नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो इस टॉपिक में हम लोग अब रेडिएशन एनालिसिस करेंगे। आप जानते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 तरह के होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तो रेडिएशन का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस इस पार्ट में शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने चाहिए। The mode of transfer of heat energy in which there is no need of any material medium and the energy is transferred from source to destination in the form of electromagnetic wave, जिसको शॉर्ट में कहा EMW, without affecting the medium if exist is known as radiation। तो सबसे पहले रेडिएशन के डेफिनेशन को अगर देखें तो ये भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है जिसमें कि मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। इससे पहले जो आपने कंडक्शन और कन्वेक्शन में देखा था तो उसमें मटेरियल मीडियम का होना जरूरी था, लेकिन रेडिएशन के लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी नहीं है। और इसमें जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो सोर्स से आती है और जहाँ जाती है वहाँ हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो वहां पर वो जाएगी तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जाएगी, ठीक है। और विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम इफ एग्जिस्ट, अगर बीच में मीडियम है भी तो उसको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। और इस तरह का जब आपका ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी होगा इस मोड में तो इसको क्या कहना है, रेडिएशन कहना है, ठीक है। तो ऑल द बॉडीज एबव 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट जीरो जिसको बोलते हैं, 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहना है। तो जो भी बॉडी है एबव 0 केल्विन वो रेडिएट करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी को रेडिएट करते ही है। हीट एनर्जी इज मेनली कैरिड बाय इंफ्रारेड वेव्स। अगर हीट एनर्जी बॉडी से आ रही है तो वो मेनली कैरी होगा इंफ्रारेड वेव के द्वारा। और इंफ्रारेड वेव के वेवलेंथ के बारे में अगर बात करिएगा तो उसका एक रेंज में होता है जो 7500 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या, थोड़ी सी एक थियोरिटिकल बात है उसको देखिएगा। देर आर 3 पॉसिबल फेनोमेनन्स एग्जिस्ट ड्यूरिंग द इंसिडेंस ऑफ एनर्जी ऑन एनी सरफेस। जब किसी सरफेस पर कोई एनर्जी इंसिडेंट होती है तो फिर 3 तरह की चीज़ें आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे क्यू अमाउंट की एनर्जी यहाँ इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई तो कुछ अमाउंट की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्यू आर, ये हो गई रिफ्लेक्टेड एनर्जी। कुछ अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ अमाउंट की बाकी बची हुई ट्रांसमिट हो जाएगी। तो जो भी एनर्जी इंसिडेंट होती है वो 3 तरह का काम कर सकती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ ट्रांसमिट हो जाए और बाकी बचा हुआ एब्जॉर्ब हो जाए। तो यही इसी को लिख दिया गया है, वे क्यू इज टोटल इंसिडेंट एनर्जी, क्यू आर इज टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी, क्यू टी इज टोटल ट्रांसमिटेड एनर्जी एंड क्यू ए इज टोटल एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ओके। और एनर्जी कंजर्वेशन को अगर ध्यान में रखें तो जो ये क्यू इंसिडेंट हुआ है वही इस 3 पार्ट में बटा है। तो इस 3 पार्ट में जो वो डिवाइड हुआ है, तो अगर इन तीनों को मैं वापस ऐड कर दूं तो जो आया था वो मिल जाएगा। मतलब जो रिफ्लेक्ट हुआ, जो एब्जॉर्ब हुआ और जो ट्रांसमिट हुआ, अगर इन तीनों को हम लोग सम अप कर दें, एडअप कर दें, जोड़ दें तो क्यू आर प्लस क्यू टी प्लस क्यू ए, आप तीनों को जोड़िए, आपको ओरिजिनल क्यू मिल जाएगा फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। और अब इसमें क्या करना है, क्यू से दोनों साइड डिवाइड कर देना है। तो अगर आप क्यू आर बाई क्यू ए कर, क्यू आर बाई क्यू, क्यू टी बाई क्यू, क्यू ए बाई क्यू, इस तरह से अगर आप क्यू से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो इस साइड हो गया 1। अभी क्या करना है कि इस वाले टर्म को ही एक नाम दे दिया स्मॉल आर, इस वाले टर्म को एक नाम दे दिया स्मॉल टी और इस वाले टर्म को नाम दे दिया स्मॉल ए। इन तीनों का सम आपका हो जाएगा 1, ठीक है। जहाँ आर को आप लिख सकते हैं क्यू आर बाई क्यू विच इज़ नोन एज रिफ्लेक्टिविटी, टी को कह सकते हैं क्यू टी बाई क्यू विच इज़ नोन एज ट्रांसमिटिविटी एंड ए को क्यू ए बाई क्यू जो एब्जॉर्प्टिविटी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बात हो जाती है। सो इफ़ आर इज़ ज़ीरो, अब यहाँ पर जो आगे की बात है वो समझिए। अगर आर जीरो किसी भी मटेरियल के लिए अगर ऐसा हो कि वो कुछ भी रिफ्लेक्ट ना करे, कुछ भी ट्रांसमिट ना करे और जितने भी इंसिडेंट हो सबका सब एब्जॉर्ब भी कर ले, ठीक है, तो उसके लिए ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, ओके। कुछ भी अगर आपकी आर जीरो मतलब कि क्यू आर जीरो, टी जीरो मतलब क्यू टी जीरो और ए 1, इसका मतलब जो भी क्यू आया वो सबका सब क्यू ए बन गया, मतलब कि सब की सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। तो ए अगर 1 हो गया देन द बॉडी इज नोन एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ओके। और अगर ट्रांसमिटिविटी भी 0 हो, एब्जॉर्प्टिविटी भी 0 हो और रिफ्लेक्टिविटी 1 हो जाए तब फिर बॉडी को क्या कहना है,
नोन एज परफेक्टली वाइट बॉडी। अगर आप परफेक्टली नहीं भी बोलते हैं तो भी चलेगा, सिंपल ब्लैक बॉडी बोलेंगे भी तो यही मतलब आएगा, और वाइट बॉडी भी बोलेंगे तो यही मतलब आएगा R1, और ब्लैक बॉडी के लिए A1। ओके, ऑलराइट। तो R को बता दिया था QR/Q, T को QT/Q एंड A को QA/Q। ये एब्जॉर्प्टिविटी कहलाया, ये ट्रांसमिटिविटी कहलाया, ये रिफ्लेक्टिविटी कहलाया। अब यहाँ पर फेरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी का एक मॉडल दिया। उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, एक कैविटी बनाई, सेल बनाया, जिसके इनर सरफेस पर कार्बन या प्लैटिनम ब्लैक की लेयर चढ़ा दी, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक तरफ एक फाइन होल बनाया, इस होल से अगर कोई भी रेडिएशन आता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से काफ़ी ज़्यादा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जितनी बार टकराएगा वो एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो 90% से भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है यहाँ पे इस सरफेस पर कार्बन या प्लेटिनम ब्लैक के केस में। तो बची हुई एनर्जी ही ट्रांसमिट होगी और वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी इस तरह से, और धीरे 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 करके कंप्लीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब बहुत ही कम चांस होगा जो वो इस होल से बाहर आ पाएगा या किसी भी तरह से बाहर आ पाएगा। तो इसी को हम लोग क्या मानेंगे कि जो भी इंसिडेंट हुआ वो सबका सब अंदर में एब्जॉर्ब हो गया। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी मॉडल। ओके, इस तरह का। इन रियल लाइफ अगर देखोगे तो रियल लाइफ में हम लोग यही मानते हैं कि धरती पे जो भी चीज़ें आप इधर उधर देख रहे हो तो उस वो ब्लैक बॉडी नहीं है, वो रियल बॉडी है। तो कोई भी रियल बॉडी होगा तो उनके लिए ये तीनों वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ही आएगी। ठीक है, मतलब R, T और A जो होगा ये तीनों कुछ ना कुछ होगा, ये सब 0 या 1 नहीं हो सकते, वो रियल बॉडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि आइडियल केसेस पढ़ना है तो आइडियल केस के लिए एक हमको ब्लैक बॉडी के बारे में बात करनी थी जिसमें एब्जॉर्प्टिविटी 1 हो जाएगी, और एक हो जाएगा वाइट बॉडी जिसमें रिफ्लेक्टिविटी 1 हो जाएगी। तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से पहले देखिए दो टर्म है यहाँ पर, ये दोनों को बहुत अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। एक है आपका अबाउट इमिसिव पावर। इमिसिव पावर जिसको कैपिटल ई से दिखाएंगे, ये इंटेंसिटी की तरह ही होता है। अब जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेडिएट कर रहा है एनर्जी को तो फिर वो इमिसिव पावर वहाँ पर हम डिफाइन करेंगे। तो क्या है वो डिफिनेशन समझिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय एनी बॉडी पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट हो रहा है बॉडी से पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट सरफेस एरिया, उसी को कहना है हमको इमिसिव पावर। ठीक है, तो जो भी एनर्जी मान लो डेल्टा क्यू इमिट हुआ डेल्टा टी टाइम में, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और ए सरफेस एरिया से इमिट हुआ तो ए से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ जाएगा। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बन जाएगा आपका वाट, और ये एरिया से भाग दिया हुआ मतलब मीटर स्क्वायर। सो सेम एज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का भी आपको ऐसे ही आता था कि जो भी एनर्जी आएगा उसमें टाइम से और एरिया से डिवाइड हो जाएगा। तो इंटेंसिटी की तरह ही है ये इमिसिव पावर भी। तो जैसे क्या होता है ना कि कोई भी ब्लैक बॉडी है या कोई भी बॉडी है जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी ही आइडियली रूप से मान रहे हैं, जैसे आपका गैसेज होते हैं ना, कोई भी गैस आप लेते हो तो वो है तो रियल गैस, लेकिन आइडियल गैस के अनुसार वो कहते हैं कि वो काम करेगा। और रियल आइडियल गैस के इक्वेशंस जो वैल्यू आपको ला के देंगे, रियल वाले भी क्या होते हैं उसके आसपास लेके देते हैं। तो उसी तरह से जो रियल ऑब्जेक्ट हमारा काम करेगा तो वो क्या करेगा, ब्लैक बॉडी के आसपास का ही रिजल्ट देगा। तो ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंडीशन हो गया, और जो रियल कंडीशन में रिजल्ट आता है वो इसी ब्लैक बॉडी या आइडियल कंडीशन के आसपास रिजल्ट आता है। और जो आइडियल कंडीशन होती है उनकी स्टडी बहुत आसान होती है, उसकी स्टडी हम लोग इजीली कर सकते हैं। रियल बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, तो जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल वे में चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो चलिए, अब एक इसमें पहला आ गया एमिसिव पावर। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जब आप किसी ब्लैक बॉडी को या सिंपल भी बॉडी को अगर आप गर्म करोगे तो उसमें से क्या होती है, सारी तरह की रेडिएशंस आती है। ठीक है, इस पर आगे जा करके हम लोग बात भी करेंगे, जिसके बारे में प्लैंक ने रेडिएशन लॉ भी दिया, और उसने ये बात बताई कि अगर आपकी कोई भी बॉडी है जो उसको आपने हीट किया है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेडिएशंस आपको 0 से लेके इन्फानाइट तक सारे वेवलेंथ आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, है ना। तो वो सारी वेवलेंथ को इमिट करता है, और पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको इमिसिव पावर देखना है, मतलब कि उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कितना इमिसिव पावर इमिट हो रहा है, तो उसका अपना ग्राफ वगैरह भी है जो हम लोग आगे देखेंगे ही। तो यहाँ पर इमिसिव पावर उस सब केस में डिफाइन करना जरूरी होता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जो भी आपका बॉडी है वो पर यूनिट एरिया एक सेकेंड में कितना एनर्जी को इमिट कर रहा है फॉर एनी पर्टिकुलर लैम्डा, तो उसको आप क्या कह सकते हैं, इमिसिव पावर। ओके,
इमिसिविटी, इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आ गया इमिसिविटी, जिसको एप्सिलॉन से भी दिखा सकते हैं और स्मॉल ई से भी दिखा सकते हैं, एप्सिलॉन या स्मॉल ई। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमिसिव पावर होगा टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर से उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको जो क्वांटिटी मिलने वाली वो क्या मिल गई, इमिसिविटी मिल गई। सो ई अपॉन ई बी कहती है, ई बी हो गया जहाँ ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर। तो इन जनरल फॉर एनी रियल ऑब्जेक्ट होगा, अगर रियल बॉडी होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर सबसे ज़्यादा होगा और जो रियल बॉडी होगा उसका उससे थोड़ा कम आएगा। तो कम आएगा तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, एक से कम हो जाएगी। तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा यानी रियल बॉडी के लिए। लेकिन अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है या फिर ब्लैक बॉडी भी सिर्फ है तो उसके लिए क्या होगा कि नीचे तो ई बी डिफिनेशन सही था, ऊपर में भी ई बी होगा, तो कैंसिल होकर के वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 याद रखिएगा, इमिसिविटी 1 होती है। और चूंकि ये सेम तरह की क्वांटिटी का रेशियो है सो दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये तो सीधी सी बात हो गई है ना। अब इसमें हम आगे बात करते हैं वहाँ पे कि जो भी ब्लैक बॉडी है या कोई भी बॉडी है उसको आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो रेडिएशंस को फिर इमिट करने लगता है ना। तो उसके बारे में क्या ग्राफ है, उस ग्राफ के फिर क्या एक्सप्लेनेशंस हैं और फिर उसके बाद उस पर आधारित क्या लॉज और फार्मूले हैं उनको देखना है। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग अबाउट रेडिएशन ग्राफ। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या हुआ कि बहुत पहले 1600-1700 ईस्वी के समय की ही बात है। तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग कि जब आप किसी भी बॉडी को किसी फर्नेस में रख देते हो, मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पर, जैसे लोहे का ही कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसको हमने खूब गर्म किया, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो अपने कलर को चेंज करता है। जैसे जैसे उसको आप हीट करते जाते हो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो उसमें से जो भी वहाँ पे रेडिएशन निकल रहा है उस रेडिएशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो शुरू में वो आपको रेड दिखाई देगा, फिर वो धीरे धीरे येलो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसके बाद बहुत गर्म होने पर वो ब्लू एंड फाइनली फिर वाइट भी हो जाता है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ जो है वो अपना कलर को चेंज करता है और ऐसा क्या करता है, हर बॉडी करता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के मतलब कोयला को भी आप एग्जांपल ले लो तो शुरू में लाल रोशनी के साथ वो जलता है और जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो व्हाइट रोशनी के साथ दहकता है। ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लेंगे तो ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बॉडी होती है वो अपने कलर को चेंज करता है विथ इट्स चेंजिंग टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो उसका कलर भी कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पहले से इसी को आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन के रूप में कह सकते हैं। ब्लैक बॉडी को आप सिंपली इस रूप में समझिए कि वो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको गर्म करने पर वो क्या करेगा, सारा का सारा जो अपने अंदर वो वेवलेंथ था वो सब का सब इमिट कर सकता है ना। तो सारे वेवलेंथ को वो इमिट कर सकता है। तो लोगों ने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पर जो भी वेवलेंथ्स आपको आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, उसकी इमिसिव पावर के साथ और लेमडा के साथ एक ग्राफ को ड्रॉ किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे T1 टेम्परेचर पर कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उससे निकलने वाले इमिसिव पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लेमडा, जो तो कौन से लेमडा मान ले, इधर के लेमडा की कितनी इमिसिव पावर है उसको यहाँ पर पॉइंट कर दिया, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग लेमडा की इमिसिव पावर जहाँ भी आए, तो इस तरह से करके सारे लेमडा उनको ऑब्जर्व हो रहे थे। तो सभी लेमडा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पर इमिसिव पावर आ रही थी तो उसका उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो वही ग्राफ ऐसे है, तो T1 पर आपको इस तरह का ग्राफ दिख रहा है, T2 पर इससे ऊपर लाइन्स आ गई, मतलब इमिसिव पावर बढ़ गई हायर टेम्परेचर पर, और T3 मतलब और ज़्यादा ऊपर आ गई, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपका यहाँ पर हायर टेम्परेचर पर इमिसिव पावर भी जो है वो अधिक होने लग गया इस तरह से। तो यहाँ इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। ओके, तो और यहाँ पर एक खास बात क्या ऑब्जर्व, सो आप देखेंगे कि जैसे T1 टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम इमिसिव पावर आपको आएगी वो कहीं ना कहीं आएगी। शुरू में क्या हुआ कि वेवलेंथ बढ़ा तो इमिसिव पावर भी बढ़ी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हुआ कहीं पर, और यही λ1 m के लिए हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम हुआ, और आफ्टर दैट क्या हुआ, ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। T2 में भी वही हाल रहा, शुरू में आपका ये चढ़ा बढ़ा और फिर ये कहीं ना कहीं मैक्सिमम हुआ। ठीक है, λ2m पे हुआ और फिर उसका डिक्रीज हुआ, फिर ये अगर और बढ़ाइएगा तो सिमिलर नेचर ऐसा। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आप ये जरूर देखोगे कि जिस
लैम्डा मैक्सिमम पर पहले मिलता था इमिसिव पावर, अब क्या हो गया, ये शिफ्ट होके लेफ्ट साइड आना शुरू हो गया। मतलब कि अब छोटे वेवलेंथ पर अब आपका ये देखिए मिलना शुरू हो गया, और इधर आ गया तो और छोटे वेवलेंथ पर ये मिलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब इस तरह से एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आया, जिसको बाद में विंस नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उस पर कुछ लॉ भी बनाए जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन था जो बहुत समय से था, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के लिए किसी को कोई रीज़न नहीं मिल रहा था कि हमें इस तरह के रेडिएशंस क्यों ऑब्जर्व हो रहे हैं। ठीक है, तो रेले और जीन्स ने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उनसे ये जो हायर लैम्डास थे इस तरफ के ग्राफ तो एक्सप्लेन हो जा रहे थे, लेकिन लोअर वाले रीजन में वो नहीं हो पा रहे थे। लोअर वाले रीजन में जो उन्होंने इक्वेशन बना के दिया वो सीधा सीधा ऊपर की तरफ ही जा रहा था, जिसको अल्ट्रावायलेट कैटेस्ट्रॉफी भी बोलते हैं। तो रेले जीन्स का तो लोअर वेवलेंथ के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा था रेडिएशन का। विन ने भी ट्राई किया तो उन्होंने लोअर वाले के लिए ट्राई तो कर दिया, लेकिन फिर उनका हायर वाले में गड़बड़ा गया। हायर वाले में उनका वैल्यू जो है ऊपर जा रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे आ रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, बोल्जमैन ने, रेले जीन्स, विन्स, है ना, स्टीफेंस वगैरह सब ने ट्राई किया, लेकिन किसी से ये परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। फिर बाद में प्लैंक ने इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगाया। क्या हो रहा था कि रेले जीन्स या विन या उस समय के जो भी साइंटिस्ट लोग थे जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, वो इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस नेचर की होती है, मतलब वेव नेचर जिसको आप कह सकते हो कि उस नेचर की होती है, मतलब कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल होगी। तो इस आधार पर वो वाला मैकेनिक्स चलता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, की एनर्जी की कोई भी वैल्यू नेचर में एग्जिस्ट कर जाएगी, है ना, तो इस बेसिस पर चलता है। तो उससे ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो फिर बाद में क्या हुआ, प्लैंक एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रीट नेचर या पार्टिकल नेचर उसको बोल सकते हैं। तो प्लैंक ने क्या किया, पहली बार इस हाइपोथेसिस को लिया कि जो एनर्जी है हमारा वो भी पार्टिकल नेचर का हो सकता है, मतलब डिस्क्रीट नेचर का हो सकता है, या इसी को कहिए तो क्वांटम नेचर का हो सकता है। तो इन्होंने एनर्जी को क्वांटाइज्ड किया, मतलब ये कि जो पहले से हम लोग क्लासिकल वे में सोचते थे कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। जो भी वैल्यू होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही पॉसिबल होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में ही पॉसिबल होगी। तो उसी के बारे में इन्होंने कहा, जिसके बाद फर्दर लेड टू क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद उसकी स्थापना हुई। तो प्लैंक ने क्या सब देखा इन रेडिएशंस के बारे में, तो उनको हमने लोग यहाँ पर समराइज करेंगे। तो एनी बॉडी एबव 0 केल्विन, कोई भी बॉडी अगर वो 0 केल्विन से ऊपर है तो वो इमिट करेगा रेडिएशन को, और वेवलेंथ वो सारे वेवलेंथ को इमिट करेगा बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इमिसिव पावर ऑफ द रेडिएशन इज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी इमिसिव पावर आएगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डिपेंड करती है इस बात पर कि कौन सा वेवलेंथ आप मेजर कर रहे हो या वो इमिट कर रहा है। अलग अलग वेवलेंथ के लिए इमिसिव पावर अलग अलग हो जाएगी, और अलग अलग टेम्परेचर पर भी इमिसिव पावर अलग अलग हो जाएगी, यही कहने का मतलब हुआ। अच्छा, द एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल बी इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी डिस्कवरी थी कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन आपको मिल रहा है ब्लैक बॉडी में, तो वो जो हो रहा है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू आना चाहिए, जिसको इन्होंने क्वांटा नाम दिया, मतलब एनर्जी का बहुत ही छोटा बंडल पैकेट, और एनर्जी उन्हीं पैकेट्स के फॉर्म में आएगी। तो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ दोज पैकेट्स को ही आप ग्रीक में यहाँ क्वांटा बोलते हैं, इसीलिए एच न्यू को क्वांटा कहा गया। और मतलब यही हो गया कि एनर्जी को इन्होंने क्वांटाइज्ड नेचर का बता दिया, और उसके बाद जब इन्होंने एक्सप्लेन किया तो ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन इनका कहना था n टाइम्स एच न्यू होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे चार्ज होते हैं, चार्ज भी क्वांटाइज्ड होते हैं। तो चार्ज वगैरह में क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसी के मल्टीपल में आपका चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो भी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब चार्ज भी क्या हुआ, क्वांटाइज। तो उसी तरह से इन्होंने भी कहा एनर्जी भी क्या होगी, ये भी क्वांटाइज्ड होगी, और सबसे छोटी वैल्यू जो एनर्जी की होगी वो डिपेंड करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी पर। तो उसमें h से मल्टीप्लाई कर देना है, एच न्यू उसकी सबसे छोटी एनर्जी बनेगी,
और बाकी जो भी एनर्जी होगी कॉरस्पॉन्डिंग उसके इंटीग्रल मल्टीपल के हिसाब से आएगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग क्वांटा डिसाइड होगा और इनके इंटीग्रल मल्टीपल में आपको ओवरऑल एनर्जी ऑब्टेन होगा। सो एनर्जी ऑफ रेडिएशन n टाइम्स एच न्यू, जहाँ n इंटीग्रल वैल्यू हो गई 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 5 लाख कुछ भी रह सकता है वो, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। h को कहा गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इन्होंने अपने कैलकुलेशन में जब उसको सॉल्व किया तो वो एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू आ रही थी जो थी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड की, ठीक है। और न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ओके। तो ये जनरल चीज़ें थी, इसको एक बार फिर से समझ लें कि E जो हो गया एमिसिव पावर दैट इज फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो उसी को लिखा हुआ है एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज द फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड T। द एमिसिव पावर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन T फॉर ऑल वेवलेंथ। आप देख सकते हैं एमिसिव पावर बढ़ रहा है इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन T फॉर ऑल वेवलेंथ। तो जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ, पूरा का पूरा ग्राफ, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और ऊपर शिफ्ट हुआ। मतलब जिस लैम्डा पर पहले इतना आ रहा था उस पर अब इतना आएगा, उस पर अब इतना आएगा, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर इस तरह से। तो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर ऑल वेवलेंथ्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर E लैम्डा T इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ। कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर बात करेंगे हम लोग तो जो इमिसिव पावर होता है वो आपका इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ, मतलब वो ग्राफ के नेचर को बता रहा है। वेवलेंथ बिकम्स मैक्सिमम फॉर सर्टेन वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, एंड आफ्टर दैट डिक्रीजेज एज शोन इन फिगर, और उसके बाद वो घट जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन टेम्परेचर हाई करने पर क्या होता है कि जो भी लैम्डा एक मैक्सिमम जहाँ पे आता है इमिसिविटी की इमिसिव पावर की वैल्यू मैक्सिमम जिस लैम्डा के लिए होती है उसको लैम्डा मैक्स कहा जाता है। तो हम लोग जैसे T1 के लिए बात कर रहे हैं तो लैम्डा 1m पर इस T1 टेम्परेचर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लैम्डा 1m पर मैक्सिमम हुआ है, उसी तरह लैम्डा 2m पे मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर लैम्डा 3m पे फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ। तो एक तरह से क्या हुआ, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है वैल्यू। तो जो भी मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रही है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, मतलब वेवलेंथ बदल जाएगा, और यही वजह होती है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये शिफ्ट हो गया यहाँ पर वेवलेंथ, तो इधर जैसे पहले रेड था तो इधर आकर के वो फिर ब्लू हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, इस तरह से हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग है। तो इसमें विंस ने एक बड़ा ही अच्छा रिलेशन ऑब्जर्व किया जिसको विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं। तो विन ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट है ये लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्स और उसके टेम्परेचर का, तो लैम्डा मैक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T फॉर एनी बॉडी या ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहा कि इनका जो प्रोडक्ट कर दोगे आप लैम्डा को और कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को, वो लैम्डा जिस पर मैक्सिमम इमिसिव पावर मिल रहा है वो वाला लैम्डा, तो इनको अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या पता चल रहा है कि वो कांस्टेंट आ रहा है। सो लैम्डा mt इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू को b कहा गया, और b को विंस कांस्टेंट भी कहेंगे, और इसकी वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन। लैम्डा का यूनिट मीटर होगा और t का कैल्विन, सो मीटर कैल्विन 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर कैल्विन आता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ ग्राफ से, तो आप देखिए कि T1 टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम आ रहा है लैम्डा 1m पे आ रहा है। सो लैम्डा 1m इंटू T1 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा लैम्डा 2m इंटू T2 के, देख रहे हैं। तो जैसे कि ये आपका T2 जैसे बढ़ गया तो लैम्डा इधर से उतना ही कम हो जाता है। उसी तरह से T3 और लैम्डा 3m इधर कम हो गया, उधर T3 आपने बढ़ाया था, तो इन दोनों को गुना करिएगा तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू ही पकड़ता है, और उसी कांस्टेंट वैल्यू को b नाम दिया गया 2.89 10⁻³ मीटर कैल्विन, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जो है वो प्लैंक के द्वारा ही दिया गया, प्लैंक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। प्लैंक ने इस ग्राफ के लिए इक्वेशंस भी दिया। अब ये संजोग है कि आपको वो सारे इक्वेशंस जो भी प्लैंक ने डिराइव किए, जो भी रेले जीन्स ने पहले दिया या विन ने दिया, तो वो सब आपको जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में होने के चलते वो आपके सिलेबस से हटाया गया है, उसको अभी नहीं पढ़ना है, वो हायर एडवांस क्लासेस में आपको भले दिखेगा। तो यहाँ पर आपको उन इक्वेशंस की चर्चा नहीं करनी है, सिर्फ थ्योरेटिकल वे में एक ओवरलुक लेना है कि हाँ भाई रेले जीन्स और विन से या किसी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था ग्राफ, या ग्राफ का एक पार्ट एक्सप्लेन हो रहा था बाकी नहीं हो रहा था। तो कॉज क्या था कि गलत रिजल्ट आ रहे थे, तो गलत रिजल्ट थे क्योंकि वो सारे एनालिसिस थे बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब कंटिन्यूस नेचर जो होता है नॉर्मली एनर्जी का उस पर आधारित थे। मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू एनर्जी की जो होगी वो नेचर में पॉसिबल हो जाएगी, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। लेकिन
प्लैंक ने जब इसको करेक्ट किया, उन्होंने बताया कि नहीं, आप जो ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से चार्ज होता है तो चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में ही पॉसिबल होता है, तो उसी तरह से इन्होंने शुरू में ही ये डिसाइड कर लिया था कि एनर्जी जो होगी उसको भी क्वांटाइज्ड होना पड़ेगा, और तभी ये चीज़ जो है एक्सप्लेन हो पाएगी, ये जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी से इन्होंने फर्दर काम करके सारा काम इधर किया, और फिर उसी से नींव पड़ी आपके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह देख रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई। आइंस्टाइन ने भी प्लैंक की इन थ्योरीज को, क्वांटा की थ्योरी को, लाइट के केस में, चूँकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें भी उन्होंने ये क्वांटा की थ्योरी उसमें लगाई, और लाइट के छोटे एनर्जी बंडल को उन्होंने फोटोन नाम दिया, और फिर उस फोटोन के कॉन्सेप्ट से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, और उसके लिए भी उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। प्लैंक ने जो ये सब डिस्कवरी की थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, इसके लिए इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इस तरह से फिर बाद में बोर्ड ने भी काम किया, उन्होंने भी प्लैंक की इस तरह की थ्योरी को अपने एटॉमिक मॉडल में यूज़ किया, उसके लिए उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था। इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लैंक की इस तरह की क्वांटम थ्योरी को उठा के अपने अपने रिलेटेड फील्ड में अप्लाई किया, और आज तक कोई भी ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिला जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स गलत साबित हुआ हो। और इसीलिए इसकी आज की डेट में एक बहुत बड़ी ब्रांच बन चुकी है क्वांटम मैकेनिक्स, और हम लोग अपना फ्यूचर भी क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही आगे बढ़ाना, मतलब साइंटिस्ट समाज सोचता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू ही आगे बढ़ेगा, और इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जनरेट की जा रही है। खैर, तो वो सब तो बियॉन्ड द सिलेबस बात होगी। अभी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यही है कि विंस ने जो यहाँ पर लॉ दिया, अब इसमें इसका कुछ ग्राफ हम लोग देख लेते हैं आगे, इसमें ग्राफिकल एनालिसिस है थोड़ा, उसको देखें। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में जैसा हमने जाना, लेमडा एम टी इज कांस्टेंट, तो इसके हिसाब से अगर आपको कभी ग्राफ आ गया लेमडा एम और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना, तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ होगा। लेमडा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी बोल सकते हैं। मतलब ये जो नेचर होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का नेचर होता है, जो जैसे y प्रोपोर्शनल टू 1/x, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक ग्राफ आ जाएगा, है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो हाइपरबोलिकली डिक्रीज करती जाएगी। ओके, तो उस हिसाब से वो आ जाएगा। और दूसरा, कभी कभी आपको एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, मतलब ln लेमडा एम और ln टी के बीच में ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी। तो क्या करना है, देखिए इसी इक्वेशन में आपको लॉगरिथम लेना है दोनों साइड से, तो आप ln लेमडा एम टी और इधर हो जाएगा ln कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो b था, तो ln b। सो अब यहाँ पर आप लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन हो जाएगा ln लेमडा एम प्लस ln टी, और ये हो जाएगा आपका ln b। सो ln लेमडा एम इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ऑफ ln टी प्लस ln b। तो इसको गौर से देखिए, यही था आपका y एक्सिस पे और ये था आपका x एक्सिस पे, तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स और ये कांस्टेंट है तो प्लस c, मतलब एक स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, ये पकड़ लेगा। सो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, और स्लोप की वैल्यू देखी जाए तो क्या है, -1 है, मैंने इधर से एंगल लेंगे तो 45 डिग्री, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू ln b। और अगर ये भी पूछेगा तो ये भी क्या होगा, चूंकि ये 45 है तो जितना इधर उतना इधर, मतलब ये भी ln b हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपके ग्राफ्स रह सकते हैं। अब जब ग्राफ की बात चली है तो एक और देख लीजिए, जैसे इमिसिव पावर जो हमने पढ़ा था, ई लेमडा और टी का जो फंक्शन था, तो उसमें हमने लेमडा के करस्पॉन्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया था, तो हायर टेम्परेचर पर ग्राफ जो था वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ था। लेकिन अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये चीज़ें ठीक पलट जाएगी, फिर वो राइट साइड शिफ्टिंग हो जाएगी, है ना। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए लेमडा 1 ने लिख के ν1 ν2 ν3, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वहाँ पर लेमडा लिखते थे तो इधर आते थे, लेफ्ट साइड आते थे, लेफ्ट साइड मतलब लो लेमडा तो हाई फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जो है आपका मैक्सिमम शिफ्ट होगा। तो ये जो आपको अभी आ रहा है T1 टेम्परेचर पर ν1 पे जो मैक्सिमम आ रहा है, अब T2 टेम्परेचर आपने हाई किया तो अब ν2 पे आएगा, मतलब वो बढ़ा हुआ फ्रीक्वेंसी पर हायर इमिसिव पावर रेडिएट करेगा। तो ये देखिए बढ़ गया और ये इधर आ गया, कहने का मतलब एक तरह से मिरर इमेज बन जाता है लेमडा वाले का। तो इस बार ग्राफ को ध्यान रखिएगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, तो ऐसा भी रहता है क्वेश्चन।
अभी देखिए किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन पर अब बात करेंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ रेडिएशन यहाँ भी समझ सकते हैं आप, जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ही काम की बात बताता है। सो क्या है, सो देखिए, जैसे कि अगर आपने किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज को रखा हुआ है 1 2 3 इस तरह से रखा है, तो वो क्या होगा, अपने आप कुछ देर में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब सबकी टेम्परेचर एक जैसी हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो क्या देखा, किरचॉफ ने ऑब्जर्व किया कि किसी भी बॉडी का जो इमिसिव पावर है और उसकी जो एब्जॉर्प्टिविटी है, उनका उन्होंने क्या किया, रेशियो निकाला। एब्जॉर्प्टिविटी आपको पहले ही पता है कि कितना रेडिएशन आप उस पर डाले हो वो वैल्यू, और कितना उसने एब्जॉर्ब कर लिया है ना, इनका रेशियो निकालना पड़ता है। एब्जॉर्ब वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, तो वही होती है एब्जॉर्प्टिविटी। तो सभी बॉडी का उन्होंने निकाला थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो क्या मिला कि सबका सब तो एक जैसा ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो ब्लैक बॉडी होगा उसका भी वही आता है। तो इसी को उन्होंने लॉ के रूप में लिखा कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम 2 और मोर बॉडीज केप्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम विल हैव इक्वल वैल्यू फॉर द रेशियो बिटवीन देयर इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिविटी। तो याद रखिएगा, इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी का रेशियो उनको सेम मिलता है सभी बॉडीज के लिए। तो विच विल बी सेम एज ब्लैक बॉडी ऑल्सो। तो ब्लैक बॉडी भी अगर इसमें रखा हुआ होता तो उसके लिए भी वो सेम ही आता है, मतलब वो रेशियो सेम आता है, मतलब इमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ दैट बॉडी। तो मैथमेटिकली लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर वन की इमिसिविटी E1 है तो E1, और एब्जॉर्प्टिविटी A1 है तो E1 बाय A1, 2 की क्या है E2, तो E2 बाय A2, और 3 की E3 बाय A3, और अगर कोई ब्लैक बॉडी होता तो AB बाय AB। तो ये उन्होंने इसको साबित किया था, ये ऑब्जर्वेशन में उनके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे। ठीक है, अब इससे क्या कुछ कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है, ज़रा सा उसको देखिए। हाँ बच्चों, आगे बढ़ेंगे अब। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन में जो हमने देखा कि ये जो रेशियो आता है एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिविटी का, वो हर एक बॉडी के लिए इक्वल होता है, और वो इक्वल होगा ब्लैक बॉडी के लिए भी। जो रेशियो आएगा ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर और उसकी एब्जॉर्प्टिविटी, उसके भी रेशियो के बराबर आएगा। तो उसी को फिर आगे बढ़ाइए। तो हमने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक साथ लिखा, E1 A1 इक्वल टू EB AB। ठीक है, मतलब कि किसी भी बॉडी के लिए जो रेशियो है इमिसिव पावर का और उसकी एब्जॉर्प्टिविटी का, वो इक्वल होगा ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर और उसकी एब्जॉर्प्टिविटी का। अब हमें पता है कि ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी तो वही 1 होती है ना। ये डिफिनेशन ही है ब्लैक बॉडी का, कि जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। तो इसलिए AB वैल्यू 1 हो जाती है। सो 1 हो गया तो यहाँ 1 लिख दिया। अब क्या करना है, A1 को इधर रखिए, EB को इधर रखिए। तो A1 इधर रखा तो E1 बाय EB हो गया। और अभी आप याद करो कि E1 बाय EB को हमने कोई डिफाइन किया था, इसको हमने डिफाइन किया था इमिसिविटी, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ये वाली वैल्यू आ गई थी हमारी इमिसिविटी। तो ये हो गया ε1 इमिसिविटी। सो इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज सेम एज एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, तो इमिसिविटी जिस बॉडी का जितना ज़्यादा होगा उस बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कंक्लूजन जो थ्योरी में आता है वो यही आएगा कि जो गुड एब्जॉर्बर्स होंगे, मतलब जिसके लिए ए की वैल्यू हाई होगी, तो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू भी हाई रहेगी, आर ऑल्सो गुड इमिटर्स एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो गुड एब्जॉर्बर्स होंगे वो ऑल्सो गुड इमिटर्स भी होंगे, या जो गुड इमिटर्स होंगे वो ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो और एक चीज़ इन्हीं से रिलेटेड अब आप समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी और वाइट बॉडी जो है, अब क्या हो गया, वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ब्लैक बॉडी की ऑब्जर्वेटिविटी जब 1 है तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी भी 1 आ जाएगी, मतलब इमिसिविटी 1 होती है तो वो वाइट बॉडी हो जाता है। सो ब्लैक बॉडी एंड वाइट बॉडी आर सेम थिंग्स, सेम ऑब्जेक्ट। और ये जो कलर आप ब्लैक एंड वाइट देख रहे हो, तो उस कलर को कोई मतलब नहीं होगा उस बॉडी के अपने कोई कलर अगर उसके पास है तो उससे। तो इसलिए लिखा जाता है कि कलर ब्लैक एंड वाइट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट, दैट इज ऑब्जेक्ट कैन हैव एनी कलर। ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का उससे मतलब नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारे इंसिडेंट को एब्जॉर्ब भी कर ले, और फिर उसको गर्म कर दें हम लोग तो वो सारे रेडिएशन को बाहर इमिट भी कर दे। बाकी उसका कलर कुछ भी रहे उससे हमें मतलब नहीं होता। ठीक है,
अब इस ये जो आपने कंक्लूजन देखा किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन का कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स एंड वाइस वर्सा, इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे नेचर ऑफ सैंड एंड वाटर। देखिए सैंड का क्या नेचर है, सैंड का नेचर होता है कि वो जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आप देखिए वो फिर जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। तो जल्दी गर्म हो गया इसका मतलब गुड एब्जॉर्बर है, और गुड एब्जॉर्बर है तो गुड इमीटर भी होगा, तो जल्दी से वो रेडिएट होकर के ठंडा भी हो जाएगा। इसलिए रेगिस्तान में जो आप देखेंगे कि वहाँ पर दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि बालू रहता है सब जगह, तो सनलाइट में वो बहुत ज़्यादा हीट हो गया, तुरंत हीट हो जाता है, तो दिन में बहुत गर्मी, और जैसे ही शाम होती है, रात होती है, तो वो तुरंत अपनी एनर्जी को फिर इमिट भी कर देता है और फिर जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, तो रातें बहुत ठंडी भी होती है। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन डेजर्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। वाटर के साथ फिर देखिए ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि पानी के साथ बिहेवियर क्या, वो देर से गर्म होगा, देर से ठंडा होगा। रीज़न होगा इसका अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू की होती है। आप जानते हैं कि अगर हम लोग नॉर्मल बात करें तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसकी अपनी वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट की, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना। अगर 1 लीटर की भी बात करते हैं तो फिर 1000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ जाएगी हमको 1 डिग्री सेल्सियस सिर्फ राइज कराने के लिए, और 1000 कैलोरी बहुत होता है। तो कहने का मतलब वाटर के पास उसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होने के चलते वो देर से गर्म होगा, तो उसी तरह से वो देर से ठंडा भी होगा। तो वाटर के साथ तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। फिर देखिए क्या है, साइनिंग ऑफ ब्लैक डॉट ऑन मेटालिक सरफेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अगर कोई एक मेटालिक सरफेस ले लीजिए पूरा पॉलिश किया हुआ, और उसमें बीच में एक कहीं पर ब्लैक डॉट बना दीजिए, ठीक है, पूरा ब्लैक, किसी भी कार्बन ब्लैक का, प्लेटिनम ब्लैक का, किसी भी तरह से एक पेंट कर दीजिए, और फिर उसको रख दीजिए एक भट्टी में। भट्टी में आप जैसे ही रखोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो बाहर से देखने पर क्या दिखाई देगा कि जो आपका वो ब्लैक वाला था वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो आपको डार्क दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप उसको भट्टी से बाहर निकालिए और किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए, तो फिर चूंकि उसने बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया हुआ था, तो क्या करेगा, आप अंधेरे कमरे में वही डॉट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको रोशनी देगा, इमिट करेगा, तो मतलब वो चमकता हुआ दिखेगा आपको। तो बाकी प्लेट्स जो होंगे जो कि शाइनी थे, तो उन्होंने कम एब्जॉर्ब कर रखा था, तो वो कम इमिट भी करेंगे। लेकिन ये जो ब्लैक डॉट था वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था, तो ये बहुत ज़्यादा इमिट भी करेगा। तो आपको हो सकता है कि सिर्फ अंधेरे कमरे में वो डॉट चमकता हुआ दिखे, बाकी प्लेट जो है वो ना दिखे, है ना। तो इस तरह की बात हो जाएगी। फिर क्या है, कम्प्लीमेंट्री कलर्स एग्जाम्पल्स। तो देखिए क्या होता है कि कुछ कलर के, ये वैसे तो सिलेबस में इसका डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, जैसे कुछ कलर्स होते हैं, तो बॉडी का अपना नेचर होता है कि अगर कोई एक कलर को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो किसी उस अपने कम्प्लीमेंट्री कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रेड और ग्रीन जो है ये इसका अपना एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री चलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी है वो रेड कलर को अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करेगा। और उसी तरह से अगर कोई बॉडी है जो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रेड और ग्रीन आपस में क्या हो जाएंगे, कम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से और भी एक दो कलर होते हैं, कभी आप आराम से बता देंगे उसको, लेकिन वैसे सिलेबस में है नहीं। लेकिन यहाँ पर अब जैसे क्या हो गया, जो एग्जाम्पल आपको देना था वो ये समझ लीजिए कि कोई रेड ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, जैसे रेड ग्लास ले लीजिए। रेड ग्लास को, रेड ग्लास है मतलब कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है रेड को, तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा ग्रीन को। तो उसको जब आप हाई टेम्परेचर पर रखिएगा, उसको रेडिएशन दीजिएगा, तो रेड ग्लास जो है वो क्या करेगा, चूंकि ग्रीन को एब्जॉर्ब किया है, तो जब हाई टेम्परेचर या फर्नेस से जब आप उसको बाहर निकालिएगा, तो फिर जिसको एब्जॉर्ब किया था उसी को तो इमिट भी करेगा ना। तो उसने ग्रीन को एब्जॉर्ब किया था, तो बाहर आने पर वो फिर ग्रीन इमिट करेगा। तो कहने का मतलब रेड ग्लास जो है जब आप फर्नेस में रखोगे और उससे जब बाहर निकालोगे, तो वो आपको ग्रीन दिखाई देगा, क्योंकि उसने फर्नेस के अंदर में ग्रीन को एब्जॉर्ब किया था, और फर्नेस के बाहर आने के बाद वो ग्रीन को इमिट कर रहा है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हो जाएगा आपका ग्रीन ग्लास के साथ। ग्रीन ग्लास को आप भट्टी में रख दीजिए और उसके बाद बाहर निकालिए, तो फिर वो आपको रेड दिखाई देगा, क्योंकि भट्टी के अंदर उसने रेड को एब्जॉर्ब किया था। तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके बाद D1 एंड D2 लाइन्स इन सोडियम लैम्प। तो देखिए सोडियम वेपर लैम्प में क्या होता है कि सोडियम में जो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाइएगा, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं,
तो उसके लिए जो वो एब्जॉर्प्शन की एनर्जी जो इस्तेमाल करते हैं वो येलो रीजन में आती है, ठीक है। और उसकी वहाँ पर दो वेवलेंथ आती है, इसको D1 और D2 बोलते हैं। तो जब आप किसी बाहर से कोई रेडिएशन दो सोडियम वेपर के थ्रू, तो क्या होगा, सोडियम वेपर D1 और D2 लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा जो कि येलो लाइट की होती है, वो उनको एब्जॉर्व कर लेगा। तो एब्जॉर्व कर लेगा तो फिर जो उसका स्पेक्ट्रम बचा हुआ आप देखोगे उसमें आपको वो लाइन मिसिंग मिलेगी, D1 और D2 की लाइन। और फिर जैसे ही आप बाहर से जो भी एक्साइटेशन एनर्जी दे रहे हो उसको आप हटा लो और सिर्फ सोडियम को छोड़ दो ठंडा होने के लिए, तो वो जो रेडिएशन देगा, तो जिस चीज़ को उसने एब्जॉर्ब किया था वही लाइन फिर अब आपको स्पेक्ट्रम में दिखेगी D1 और D2, जिसको उसने एब्जॉर्ब कर रखा था। और ठीक वही चीज़ होती है फ्राउनहोफर लाइंस के केस में फ्रॉम सन। तो सन से भी जो लाइट्स आती है ना, वो भी सन के आउटर लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स। तो वो हमें नॉर्मली यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व होता, लेकिन जब सोलर इक्लिप्स लगते हैं तो फिर क्या होते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन जो होती है वहाँ से फिर जो वो लाइट को इमिट करता है वो हमारे तक आ जाती है, लेकिन मेन लाइट जो होता है कोर लाइट वो इक्लिप्स के समय ब्लॉक हो जाती है। तो जो साइड वेज से जो भी लाइट आएगी तो वो वही लाइट आती है जो एब्जॉर्ब कर रखा था पहले से सन के आउटर लेयर ने। तो सन के आउटर लेयर ने जिसको एब्जॉर्ब कर रखा था वही फिर हमको बाद में इक्लिप्स के समय जो हल्की लाइट आती है उसमें वो लाइंस दिखाई देती है, उसी को आप फ्राउनहोफर लाइंस बोलते हैं। क्योंकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने इसको जस्ट वर्बली बोल के समझा दिया। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो दोबारा तिबारा सुन लेना। और कभी एक आध ऑब्जेक्टिव कहीं भूले भटके मिल गया किसी बुक में तो आपको बनाने में मदद मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही हम लोग रखेंगे। अब आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टीफन्स लॉ से हम लोग आगे काम शुरू करेंगे। और यहाँ तक का काम हो गया। अब स्टीफन्स लॉ जो है वो प्लैंक्स का ही जो भी इक्वेशन दिया हुआ था रेडिएशन का, उसी पर उन्होंने काम किया। और फिर वो भी कुछ अपना रूल लेकर के आए और उस पर कुछ सवाल वगैरह भी, आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल भी रहते हैं स्टीफन्स लॉ वगैरह पे। और फिर उस पर न्यूटन ने भी कुछ काम किया बाद में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग उसी पर आधारित था और उस पर भी कुछ सवाल वगैरह हम लोग को मिलेगा। तो आइए उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, तो अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।